हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम करंट अफेयर्स सीरीज़ लेंगे जिसमें हम जेकेएस के करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। बट क्या हुआ, ये तो लाइव सेशन आना था। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि लाइव मेरा चल ही नहीं रहा है, पता नहीं कोई इशू आ गया है जिस वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम रिकॉर्डेड वीडियो ही डाल देते हैं ताकि जो है क्वेश्चंस आप लोगों को सामने आ जाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एंड सेकेंडली बात यह है कि इसमें हमने इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी लाए हैं, प्लस इसमें हमने साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी लाए हैं। यानी कि आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो पैटर्न होता है जेके एएस के प्रीलिम्स का, उस तरीके के क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट्स है। ये एक एनुअल इवेंट है जो कि 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। द अर्थ डे 2023 का जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए, अर्थ डे जो है वो अप्रैल 2022 को ही हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट वाली बिल्कुल सही है। एंड सेकंड वाली हमारी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो 2023 का जो अर्थ डे समिट हुआ था, उसका जो थीम है वो इन्वेस्ट इन अवर, ओवर है यहाँ पे, ठीक है, इन अवर प्लैनेट ही है। तो हमारा ऑप्शन सी आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपने जो है करंट अफेयर्स को लेके ही साथ साथ चलना है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सेकेंडली सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए, ये भी जो है हमारा साइंस एंड टेक एंड के डिफेंस से रिलेटेड है ये हमारा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नागास्त्रा दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़? नागास्त्रा क्या है? इट इज़ एन एंटी सबमरीन टॉर्पेडो, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक ऑटोमेटिक राइफल है या एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। सो नागास्त्र इनमें से क्या है? तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि नागास्त्र इनमें से क्या है। तो ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। तो ये क्या है? सो नागास्त्रा क्या है? नागास्त्रा एक ड्रोन है, ठीक है। तो ये एक, अब लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब क्या होता है? यानी कि ये एक ऐसा ड्रोन बनाया गया है, ये एक इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस यानी कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन है जो कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है। अब ये क्या करेगा? ये जैसे कि कोई भी अगर हमें दिखता है, यानी कि कोई भी अगर दुश्मन होगा, उसको ये निशाना तारेगा और ये खुद भी उसके साथ ही फट जाएगा, ठीक है। तो ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ये एक ड्रोन है। तो नागास्त्रा एक ड्रोन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लॉइटरिंग म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि ये अपने दुश्मन को निशाना साधेगा और उसके साथ ही जैसे ही मतलब अपने दुश्मन को भी ख़त्म कर देगा एंड ये खुद भी उसी के साथ मतलब फट जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं वर्ल्ड टीबी डे। टीबी डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इसमें जो है हमारे बजट में भी इसके बारे में बात की गई थी। अब देखिए, इससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बोलते हैं वर्ल्ड टीबी डे का 2023 का थीम क्या है? येस वी कैन एंड टीबी, टीबी नो मोर, वी कैन एंड टीबी बाई 2024, रेस वॉइस अगेंस्ट टीबी। तो अब इनमें से इसका जो थीम है वो क्या है? तो वो है येस वी कैन एंड टीबी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, अब आ जाता है हमारा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बनाई गई थी। ये क्या है? एक परमानेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगी एडवाइस टू द इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशू टू द प्राइम मिनिस्टर। ये सेटअप की गई थी 2017 में। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या है? ये एक परमानेंट बॉडी है जो कि इकोनॉमिक रिलेटेड इशू के बारे में बताती हैं। ये 2017 में सबसे पहले जो है वो सेटअप की गई थी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी बोथ करेक्ट है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट बॉडी। इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही बनाई जाती है, बट ये परमानेंट बॉडी नहीं होती। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक ये नॉन परमानेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि और एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी है,
ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इकोनॉमिक एडवाइस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिकली एडवाइस देती है। अब आपको इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी काउंसिल से पता ही चल चुका होगा, जो भी इसका चेयरमैन होगा या इसके मेंबर्स होंगे, ठीक है। आपको याद रखना है जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है वो एक नॉन परमानेंट एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ना ही इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एंड ये परमानेंट नहीं रहती, इसके मेंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब इसमें जो है जो चेयरमैन है और बाकी जो मेंबर हैं उनको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है, अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में हम और थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, इस काउंसिल को जो है वो चेयरमैन हेड करता है एंड बाकी अदर मेंबर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। कैल्शियम कार्बाइड ये एक रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा था, ये क्या है? फूड प्रिजर्वेटर है, फूड राइपनिंग एजेंट है, फर्टिलाइजर है, या इनमें से कोई भी नहीं? जो कैल्शियम कार्बाइड है ये क्या है? देखिए क्या हो जाता है ना, आजकल जो है फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए ये इसका कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो फ्रूट को अभी आपने देखा होगा कि मैंगोज़ भी इस सीज़न में आ गए हैं, बट मैंगोज़ का सीज़न तो जून जुलाई के वक्त होता है। तो क्या हो गया, इन्होंने फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो अगर आपसे पूछे कि कैल्शियम कार्बाइड किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो फ्रूट राइपनिंग यानी कि फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट इसके हेल्थ हैजार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। चलिए ओके, हेलापेटस थाइवोरा रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा है। अब आप बताएंगे ये क्या होता है? ये टी बग मॉस्किटो है, एक डिजीज़ है, एक वायरल है, या एक नन ऑफ द अबव है? सो हेलापेटस थाइवोरा ये टी बग मॉस्किटो है। अब टी बग मॉस्किटो तो आपको पता चल गया कि हेलापेटस जो थाइवोरा है वो एक टी मॉस्किटो बग है। तो आपने अब टी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना है। इंडिया में 2 तरह की टी जो है वो उगाई जाती है, कौन कौन सी है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड कौन कौन सी स्टेट्स में ये उगाई जाती है आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। सी देखिए, जैसे ही हम कुछ पढ़ते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम एक चीज़ को पकड़ के उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं। सपोज हमने हेलापेटस थाइवोरा के बारे में पढ़ा, ये एक टी मॉस्किटो बग है, बट हम क्या करेंगे कि अब हम टी के बारे में पूरा पढ़ लेंगे कि इसको रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इनको कितना चाहिए होता है, एनुअल टेम्परेचर इनको कितना चाहिए होता है, इनकी सॉइल किस तरह की होती है। तो आपने इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपने अरेबिका और रोबस्ट मैंने ही बता दिया आपको कि 2 तरह की जो है हमारे टी कल्टीवेशन होती है इंडिया में। अब आप लोगों का काम है स्टेट्स बताना, एंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का और कॉफ़ी का कौन है? सॉरी, ये अरेबिस्ट एंड रोबस्ट जो है ये कॉफ़ी के प्रोडक्ट है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो आपने टी की स्टेट्स बतानी है, ठीक है। ये कॉफ़ी है गया रोबस्ट, और जो अरेबिका है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, अरेबिका और जो रोबस्ट है ये हमारी कॉफ़ी की 2 स्पीशी हैं जो इंडिया में उगती है। तो आपको कॉफ़ी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कॉफ़ी एंड टी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया की इकॉनमी के लिए भी। नेक्स्ट है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। India is a member of which of the following? Asian Infrastructure and Investment Missile Technology Control Regime, Shanghai Corporation of India. 1 only, 2 only, 3 only, and none of the above. सी देखिए, आप लोग इसको जो है अगर आपको इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 नंबर पे है, बट हमें ऑप्शन में कहीं 3 नंबर सिर्फ एक जगह दिख रहा है, जहाँ पे 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट जिसको इसके बारे में नॉलेज होगी, सपोज आपको
जिसको पता भी होगा कि इंडिया जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हिस्सा है, एमटीसीआर का भी हिस्सा, एंड एमटीसीआर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अगर जिस कंट्री को बनानी होती है उसे पहले जो है हाई रेंज वाली, मगर ठीक है, हाई रेंज वाली अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर बनानी होती है तो उसे एमटीसीआर का मेंबर बनना पड़ता है। तो शंघाई कॉरपोरेशन का इंडिया मेंबर बना था 2017 में, एमटीसीआर का मेंबर बना है 2016 में, एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का बनना है 2016 में। और आप लोगों को ये भी चीज़ें पढ़नी है कि इंडिया और किसी का मेंबर है क्या, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मेंबर है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, आपको इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ का ऑप्शन सी हो जाता है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है इसकी होस्टिंग कर रहा है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। इंडिया G20 की भी होस्ट कर रहा है, प्लस इंडिया शंघाई कॉरपोरेशन को भी होस्ट कर रहा है। अभी इसका शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 2019 में एक न्यू मेंबर बना था जो कि था ईरान, आपको इसके बारे में भी याद रखना है। ओके, चलिए। हाँ, शंघाई कॉरपोरेशन के बारे में एक और चीज़ कि 2001 में तो बनी थी, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स थे। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। 2017 में इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है, प्लस पाकिस्तान ने भी इसको 2017 में ही शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया है। ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, नेक्स्ट है एल नीनो एंड एल मोडोकी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने एल नीनो के बारे में पढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि अभी जो इंडिया का मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है एल नीनो की वजह से। इंडिया का मानसून हैप्पी क्यों होता है, अच्छा किस लिए होता है, मतलब इंडिया का मानसून के लिए ला नीना अच्छा है या फिर एल नीनो अच्छा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया के मानसून के लिए ला नीना अच्छा है कि एल नीनो अच्छा है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा कि एल नीनो अच्छा है कि ला नीना अच्छा है। बट ये जो स्टेटमेंट्स है, जैसे एल नीनो है, एल नीनो मोडी की है, ये न्यूज़ में थे, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया है। नॉर्मल एल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक, वेयर एज एल नीनो मोडी की फॉर्म्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो अभी इसके बारे में बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है एल नीनो रिजल्ट इन डिमिनिश ह्यूरिकेन्स इन अटलांटिक ओशन, बट एल नीनो मोडी के रिजल्ट इन अ ग्रेट नंबर ऑफ ह्यूरिकेन्स विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। अब 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या डी ऑप्शन है इसका नन ऑफ द अबो, ठीक है। अब आपने इसका जो आंसर है वो बताना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी ओनली। देखिए, एल नीनो जो है वो नॉर्मल एल नीनो जो है वो सेंट्रल एशिया में नहीं आता। एल नीनो जो है ओके, एल नीनो जो है एल नीनो जो है वो सेंट्रल एशिया पैसिफिक में नहीं आता, एल नीनो मोडकी आता है। तो एल नीनो जो है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है। ईस्टर्न इस साइड है जहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है, एंड यहाँ पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया वाली साइड जो हमारा वेस्टर्न आता है। तो एल नीनो, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल पैसिफिक होता है, सेंट्रल पैसिफिक में आ जाता है हमारा एल नीनो मोडकी, ठीक है। अच्छा, अब एल नीनो जो है, एल नीनो की वजह से ह्यूरिकेन्स नहीं आते, एल नीनो की वजह से ह्यूरिकेन्स नहीं आते अटलांटिक ओशन में, बट एल नीनो मोडिकी की वजह से क्या आते हैं, ह्यूरिकेन्स आते हैं। अब देखिए, जिन्होंने एल नीनो एंड ला नीना का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्या होता है। देखिए क्या होता है, जो ट्रेड विंड की वजह से होता है, जैसे यहाँ पे हमारी वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर होता है, तो यहाँ पे हमारे कोल्ड वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है ऊपर। तो इस वजह से क्या होता है, ट्रेड विंड यहाँ से यहाँ जाती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड होती है। जब स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड होगी तो वार्म वाटर यहाँ जाएगा, कोल्ड वाटर यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कोल्ड वार्म वाटर ऊपर जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी इस वाले रीजन है, एशियन रीजन में। तो ये लाल नीना का कॉन्सेप्ट हो गया। बट एल नीनो में क्या होता है, वही ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, वीक पड़ जाती है। उस वजह से जो यहाँ का पानी है वो इस तरफ आ जाता है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, एंड यहाँ का पानी भी यहाँ पे रुक जाता है। तो सेंट्रल पैसिफिक जो रीजन होता है, जो यहाँ वाला रीजन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, काफ़ी बारिश होती है, और उस वजह से क्या होता है, ह्यूरिकेन
सेकेंड्स भी आने के चांसेस होते हैं। बट जो इस वाला रीजन होता है यहाँ पे इतनी तेज़ ज़्यादा बारिश नहीं होती, बट होती है, तो इस वजह से यहाँ पे फ्लड्स वगैरह भी आने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके का एल नीनो एंड ला नीना का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे कि अब बारिश जो है वो इस रीजन में हो रही है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है, तो यानी कि आपको मैंने अभी बताया कि जब इंडिया में मानसून आने का जो मतलब मानसून के लिए गुड है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो ला नीना है। क्यों? क्योंकि ला नीना की वजह से इंडिया में बारिश आती है, बट एल नीनो की वजह से बारिश नहीं आती। तो इसीलिए जो है एल नीनो जो है वो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में नहीं, वो हमारे ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है। सेंट्रल पैसिफिक ओशन में एल नीनो मोडी की कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है नारकोटिक ड्रग्स पे, उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जनरल असेंबली है। देखिए नारकोटिक ड्रग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, तो अब हमने बताना है कि यूनाइटेड नेशन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है ऑन द नारकोटिक ड्रग्स। तो जनरल असेंबली है, इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल है, टॉरशिप काउंसिल है, या सेक्रेटेरिएट है। तो वो है हमारा ऑप्शन बी, डेट इज इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, इकोसॉक। ठीक है, चलिए चलिए अब आ जाता है व्हाट इज मैग्ना पोर्ते और ऑरेंजी, जो एक रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा। मैग्ना पोर्ते ऑरेंजी वो क्या है? एक प्लांट है, फंगस है, बैक्टीरियम है, या फिर इंसेक्ट है? तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है, वो एक फंगस है। एंड आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी उसका दिया गया है। ठीक है, जो व्हीट ब्लास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है, यानी कि वीट क्रॉप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया साउथ अमेरिकन रीजन में। तो आपको इसको याद रखना है कि मैग्ना पोर्थे जो है वो एक फंगस है। क्या है ये? एक फंगस। फंगस ने क्या किया? इन्होंने वीट की जितनी भी खेती थी उसे, साउथ अमेरिका में जितनी भी खेती थी उसे बर्बाद कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडरशिप मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु, चेन्नई सॉरी, शिलोंग, या फिर कोलकाता? G20 की स्पेस इकोनॉमी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? G20 की जितने भी मीटिंग है, टूरिज्म मीटिंग, वो सब आपको पता होनी चाहिए। G20 वन डे एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तो वो हुई थी शिलोंग में। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर मीटिंग हुई थी शिलोंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है प्रोबैट 3 मिशन। प्रोबैट 3 मिशन जो है वो किसने लॉन्च किया था? वो कौन सी एजेंसी से रिलेटेड है? नासा, ईएसए, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा, या सीएनसीए? तो जो प्रोबैट 3 मिशन है वो किसने लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नासा के द्वारा नहीं। नासा किसकी है? नासा यूएस की है। ठीक है, चलिए नॉर्थ ईस्टर्न के लिए रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट है। अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अरुणाचल प्रदेश जो है इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है? देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट किसके साथ हो रहा है? चाइना के साथ हो रहा है। तो लिंक करके पढ़िएगा इसको। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सी देखिए आपने जो है, जब अरुणाचल प्रदेश को मैप में देखना है तो इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी देख लीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश के साथ तो बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला करेक्ट बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बॉर्डरिंग नेशंस भी देख लीजिएगा, यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे भूटान, म्यांमार एंड चाइना, नॉट बांग्लादेश, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, भूटान, म्यांमार एंड चाइना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है गिलिक गिब्बन, हिलॉक गिब्बन नाम का एप मिलता है। कहाँ पे मिलता है? नामदफा नेशनल पार्क यहाँ पे है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से ओरिजिनेट हो, यहीं से इंडिया में आती है। ठीक है, अब कहाँ से आती है? यहाँ पे नामचा बरवा नाम का एक हिमालयन रीजन है, नामचा बरवा। ठीक है, वहाँ से इंडिया में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, बट यहाँ पे इसका नाम दिहांग या दिबांग होता है, बट आसाम में जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हेलॉक गिबन्स याद रखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क में है। हेलॉक गिबन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एप एनिमल स्पीशी है वो यहाँ पे पाई जाती है नामदफा नेशनल पार्क में। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड मीटोलॉजिकल
रिपोर्ट जो है वो कौन कौन सी निकालती हैं? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट लिविंग रिपोर्ट या ग्रीन गैस रिपोर्ट? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ऑन 3 या 1 एंड 3 ओनली? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो है वो 1 एंड 3 रिपोर्ट निकालती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट नहीं निकालती है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट निकालता है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ग्रीन गैस बुलेटिन, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच रिपोर्ट, गाइडलाइंस फॉर द क्लाइमेट सर्विस, वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम या लिविंग रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड लाइफ फंड? ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट तो ये निकालता है, तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, एक सेकेंड, ग्रीन बुलेटिन भी निकालता है। हाँ, इसका ऑप्शन सी है, यानी कि 1 2 एंड 3। नहीं 1 एंड 3 है, सॉरी ये ऑप्शन डी है, क्योंकि लिविंग रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मुझे ही दिख नहीं रहा है, बाकी ठीक है। चलिए, I2U2 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी न्यूज़ में था। इंटरनेशनल रिलेशंस है ये, इंटरनेशनल रिलेशन से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। I2U2 इंडिया, इंडोनेशिया, UAE, US, समटाइम न्यूज़ में ये वेस्ट एशिया क्वाड है। कॉमन म्यूचुअल इंटरेस्ट, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्टिव रीजन। अभी देखिए, अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। I2 और U2 है। I2 किससे है? इंडिया और इंडिया प्लस इजराइल है। US और UAE ठीक है, बट यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन, हाँ, यहाँ पे हमने बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, 1 2 बोथ या नन। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी आप लोग पढ़ सकते हो। इंडिया, इजराइल, UAE एंड US जो है वेस्ट एशिया क्वाड है, ये आप इसको एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हो। इसका एम भी यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। चलिए, नेक्स्ट है, किसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है बाय कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस? सॉर्गम, पर्ल मिलेट, रॉ जूट, एरिका नट, टर्मरिक या रागी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 5 6 1 2 3 6 2 3 4 5 6। तो देखिए, अभी हम कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या है? मिलेट्स। आज ही रिपोर्ट आई है हमारी नीति आयोग की इसके ऊपर, तो आपने उसको भी पढ़ लेना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यूनाइटेड नेशन ने किया था। सोरगम, पेड़ मिलेट, जूट एंड हमारा रागी। तो 1 2 एंड 3 एंड 6 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ड्राई सीजन में भी जो है वो उग जाते हैं मिलेट्स। ठीक है, ग्लूटेन फ्री होते हैं। देखिए, यहाँ पे मिलेट्स के बारे में लिखा हुआ है। मिलेट्स सोरगम है, जैसे पर्ल मिलेट है, रागी है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीता के बारे में। देखिए, कुनो नेशनल पार्क में चीता इंट्रोड्यूस किए गए। चीता इज द ओनली कार्निवोरस टू हैव बीन एक्सटिंक्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। दे आर क्लासिफाइड एज थ्रेटन्ड स्पीशीज बाय IUCN. The gestation pregnancy period for the cheetah is 6 months. Which of the following are not correct? जो इनमें से करेक्ट नहीं है। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, नन ऑफ द अबव या 3? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पर लेते हैं। चीता जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। IUCN की कैटेगरी में इसको वर्नालेबल कैटेगरी में डाला गया है। कौन सी कैटेगरी में? वर्नालेबल कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, और जेस्टेशन पीरियड कितना होता है इनका? 3 मंथ्स का होता है, तो वहाँ पे 6 मंथ लिखा है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है। ठीक है, जिसमें ये हो रही है IUCN की स्पीशीज में थ्रेटन में नहीं है, ये वनरेबल कैटेगरी में। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्टार्टअप प्लान्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नो, पहले ही अगर विलेज दिख रहा है तो हमें रूलर कहीं दिख ही नहीं रहा। Objective to help the ruler to set up enterprise at the village in the non-agriculture sector. 1 only, 2 only, both या none? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट पढ़ के जाइएगा। मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया ना कि
कौन सा ऑप्शन सही है या कुछ, बट वहाँ पे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपने ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़ना होता है। ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है डेफिनेशन तो सीधे सॉल्व करने लग जाना है, ये करेक्ट एंड इनकरेक्ट पढ़ना है। हाँ, एक और स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये पढ़ के चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में थी एंड ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती है, ठीक है, मतलब सारे जो जितने भी एडल्ट्स हैं उनके पास बैंक अकाउंट होने चाहिए, तो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, क्योंकि बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पीएम जन धन योजना में बैंक अकाउंट्स ओपन किए हैं, इसी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टेट, उसकी स्टेटमेंट बतानी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये अंडर बायोलॉजिकल कंजर्वेशन एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। ये सेटअप हुई थी 2005 में फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है? देखिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है फर्स्ट, ठीक है। क्या ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से बनी थी? नहीं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद ये बनी है, 1972 के बाद ये बनी है। इस देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, इसमें शेड्यूल सारे डाल दिए गए। इसके बाद बनी क्या हमारी 1973 में हमारा बना एक ऐसे सीक्वेंस में याद करो प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद बना हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बट ये इसने बनाया है, ठीक है, तो ये बनाया 2005 में, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए यहाँ से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ये वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बना था। चलिए नेक्स्ट है हमारा शंघाई कॉर्पोरेशन का। मैंने आपको ऊपर शंघाई कॉर्पोरेशन के बारे में क्वेश्चन भी करवा दिया था। यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड की गई थी 2001 में, और इसका हेड क्वार्टर शंघाई चाइना में है। समरकांड डिक्लेरेशन जो है वो इसी से रिलेटेड है। रिसेंटली ईरान इसका मेंबर बना, मैंने आपको ऊपर बताया। कौन सी इसमें से करेक्ट है? 1, 2 and 3, 3 ओनली, 1, 2 and 3। सी देखिए यहाँ पे ये इतना पोर्शन सही लिखा है। क्या इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है? बीजिंग में किसका है फिर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, 2 and 3 ऑप्शन बी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की बात अभी की गई थी। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की एप्लीकेशन के बारे में। फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल सही है। can be used in reclamation of waste. It can be increase the crop yield and enhance water holding capacity of the land, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके यहाँ पे सोर्सेज भी लिखे हुए हैं मैंने आपको, ठीक है। शंकर IAS जिसने पढ़ी है उसको इनके सोर्सेज के बारे में पता होगा। एंड विजन IAS का जो जनवरी का करंट अफेयर है और फेब का करंट अफेयर है, उसमें फ्लाई ऐश के बारे में 2023 की बात कर रही हूँ मैं, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के बारे में बात की गई है। और आपने ई वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्ट है 2011 और 2023 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है। अमेंडमेंट की गई है वो कि इन मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें बनाने में, ठीक है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट भी पढ़ लीजिएगा एंड फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ लीजिएगा। सो बस ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि थे हमारे करंट अफेयर से। होपफुली आपको बहुत अच्छे लगे होंगे एंड मज़ा आया होगा क्वेश्चंस सुन के भी। लाइव नहीं आ पाई, लाइव आना था, सोचा था कि लाइव आऊँ, बट क्या हो गया कि हमारा जो यूट्यूब है वो नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या इशू आ गया उसमें। कल भी कोशिश किया था लाइव आने का, तो बट नहीं हो पाया। चलो कोई इशू नहीं है, मैंने आपके लिए वीडियो बना लिया है। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स लाऊँ जो कि हमारे केस एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।